नर्मदा नदी के तट पर बसा यह क्षेत्र चंपानगर के नाम से जाना जाता था। वैसे तो लोगों का मुख्य पेशा खेती था, लेकिन कुछ लोग अलग अलग व्यवसाय से भी जुड़े थे। इस गांव का प्रसिद्ध ढाबा शंभू का ढाबा था, जहां पर लोग दूर दूर से खाने के लिए आते थे। ढाबा का खाना खुद शंभू और उसका एक कर्मचारी ही बनाता था। वह एक सुबह अपनी दुकान खोलता तो देर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन उसके जीवन में परेशानियों का अंत नहीं था। उसने अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर भी बनाया, फिर भी वह खुश नहीं रहता था। उसका इकलौता लड़का राजेश बड़ा ही स्वार्थी था। कहते हैं ना कि खराब कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। आखिर शंभू ने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा क्या किया था? शंभू की शादी सरला नामक एक युवती से हुई थी। सरला एक बहुत ही सीधी सादी महिला थी। इसके विपरीत शंभू एक धूर्त टाइप का व्यक्ति था। ए जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप दूसरे की जमीन जायदाद से दूर रहिए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? अब जाइए, बड़े भाई साहब आपको खोज रहे हैं। अब इनको मुझसे क्या परेशानी हो गई? कहीं ने कुछ पता तो नहीं चल गया? खैर, जाकर देखता हूं क्या मामला है। शंभू के पिता का देहांत हो चुका था। इसी का फायदा उठाकर उसने अपने भाई की सारी जमीन चुपके से बेच दी थी। जब भाई को इस बारे में पता चला तो उसने शंभू से पूछा, तो शंभू ने कहा, भाई साहब, लगता है आपके किसी ने कान भरे हैं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, और करने की बात तो दूर। देख शंभू, तुझे मैं बचपन से जानता हूँ। तूने कई गांव वालों की जमीन भी बेच दी है। तू मेरी जिंदगी से चला जा। शंभू के पास घर छोड़ने के सिवा कोई भी चारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को लेकर उस गांव को छोड़ दिया। अरे शंभू भाई, सुबह से देख रहा हूँ काफी चिंतित नजर आ रहे हो। क्या हुआ? बेटे ने कुछ कह दिया क्या? बताओ मुझे। नहीं योगेश भाई, पिछली जिंदगी का कुछ कर्ज है जिसे मुझे जाने से पहले चुकाना पड़ेगा। उसी के बारे में सोच रहा था। इतना बोलकर शंभू अपने पुराने दिनों में खो जाता है। चंपानगर के एक छोटे से घर में वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। सरला, मेरे पास जो भी पैसे थे वो अब खत्म हो गए। मैं काम की तलाश में बाजार जा रहा हूँ। तुम ठीक से रहना।
ए जी, 1 महीने हो गए लेकिन आपको कोई काम नहीं मिला, लेकिन आप कोई भी इधर उधर की चीज नहीं करेंगे, समझे? तुम्हें क्या लगता है सरला, मैं कोई इधर उधर की चीज कर सकता हूँ? कल देखना, मैं कोई न कोई काम जरूर लेकर लौटूंगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कल कुछ भी हो जाए वह काम लेकर ही लौटेगा। सरला शंभू को समझाते समझाते तंग आ चुकी थी। एक दिन दिल का दौरा पड़ने के कारण सरला की मृत्यु हो गई। अब घर में शंभू और उसका बेटा राजेश ही रहते थे। एक दिन की बात है, शंभू अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी वहां पर राजेश आता है। पिताजी, आप दिन भर बैठकर उस ढाबे में क्या करते हैं? मेरा कहा मानिए, उस ढाबे को आप बेच दीजिए और उससे जो भी रुपए आते हैं आप वो मुझे दे दीजिए। मैं उसे एक बड़ा सा होटल बनाऊंगा। शंभू अपने बेटे के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहा करता था। काम ढूंढते ढूंढते शंभू एक ढाबे पर पहुंचा जिसे देव नामक एक व्यक्ति चलाता था। अरे, काम तो है लेकिन ढाबे से कुछ कमाई होती नहीं। हाँ, इतना है, जितनी भी कमाई होगी आधा तुम रख लेना और आधा मुझे दे देना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस ढाबे को मैं अपने ढाबे के जैसा रखूंगा और इसको चलाने में मैं दिन रात एक कर दूंगा। शंभू ने इस ढाबे को चलाने के लिए दिन रात एक कर दी। ऊपर वाला भी उसकी मेहनत देखकर मेहरबान हो गया और देखते देखते ढाबे में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अरे शंभू भाई, तुम्हारे खाने का तो कोई जवाब नहीं। कितना लजीज खाना बनाते हो तुम, वाकई मजा आ जाता है। अरे चाचा, ऐसा खाना आपको आसपास के गांव में भी नहीं मिलेगा। हाँ। ढाबे को इतना अच्छा चलता देख शंभू की नीयत बदल गई और उसने इस ढाबे का नाम शंभू का ढाबा रख दिया। धीरे धीरे इस ढाबे की चर्चा आसपास के गांव में भी होने लगी। जब देव को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत शंभू को बुलाया। अरे शंभू, मैंने तुझ पर भरोसा किया लेकिन तू तो बेईमान निकला। जिस तरह आज मैं रो रहा हूं, भगवान करे एक दिन तू भी रोएगा। अरे क्यों श्राप दे रहे हो मुझे? ये भगवान उपवान कुछ नहीं होता, सारा बुद्धि का खेल है। चलो, कमाई में से अगर कुछ बचता है तो मैं आपको दे दूंगा। देव के तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। उसका एक पोता था जो उस समय बहुत छोटा था। अगले दिन शंभू अपने ढाबे पर बैठा हुआ था, तभी योगेश ने उससे राजेश के बारे में पूछा। तब शंभू ने कहा, अरे योगेश भाई, मैंने जो भी कुछ खराब कर्म किए हैं, अब बेटे के रूप में मुझे वो देखने को मिल रहा है। ना मालूम कब क्या कर दे। अरे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। 2 दिन पहले राजेश यहाँ आया था और ढाबे को बहुत गौर से देख रहा था। मुझे थोड़ा शक हुआ। अब शंभू को डर लगने लगा था कि राजेश का कोई ठीक नहीं, वह कब क्या कर देगा। राजेश के तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने बड़े ही बदतमीजी से अपने पिता से बात की। पिताजी, मैंने आपको कुछ कहा था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। मंदिर के बगल वाला जमीन मुझे चाहिए, मुझे काम है उसका।
सुन ले राजेश, ये जमीन जिसकी अमानत है मैं उसे ही दूंगा। जो भी गलती मैंने अपनी जिंदगी में की है पहले उसे ठीक करूंगा मैं। तो एक बात मेरी भी सुन लीजिए पिताजी, आने वाले समय में अगर कुछ होता है तो उसका इल्जाम आप मुझ पर नहीं लगाएंगे, समझ गए आप? इससे पहले कि राजेश मंदिर के बगल वाली जमीन बेच दे, वह देव के बेटे को खोजने निकल पड़ा। काफी खोजबीन करने के बाद उसे एक आदमी मिला जो देव के बेटे को जानता था। अरे एक देव जी हुआ करते थे जो ढाबा चलाते थे और उनका एक पोता भी था, क्या आपको याद है? हाँ, उनका एक पोता है, बेचारे का गुजर बसर हो जाता है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए शंभू ने सोचा कि कल सुबह सबसे पहले वह देव के बेटे से मिलने जाएगा। देव के बेटे की ऐसी हालत देखकर शंभू काफी लज्जित महसूस कर रहा था। बेटा, मुझे तुम जानते होगे, मेरा नाम शंभू है। मेरे दिल पर एक बड़ा सा बोझ है। मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। देखो, इनकार मत करना, ले लो। इस तरह शंभू ने मंदिर के बगल वाली जमीन देव के बेटे को दे दी। देव के बेटे के पास कोई काम नहीं था, किसी तरह परिवार का गुजर बसर हो रहा था। जब उसे जमीन मिली तो उसने उस जमीन पर खेती करने की सोची। देव ने अपने पोते को शंभू के द्वारा की गई बेईमानी के बारे में बताया था, लेकिन जब शंभू ने जमीन उसे दी तो उसने उसे माफ कर दिया और उसने उस जमीन पर काफी मेहनत की। कुछ ही महीनों में खेत में अनाज के पौधे निकलने लगे। अब देव के पोते की किस्मत खुल चुकी थी। अक्सर शंभू समय निकालकर देव के पोते से मिलने जाता था। जब राजेश को यह पता चला कि शंभू उसकी मदद कर रहा है तो वह ढाबे को बेचने की कोशिश करने लगा। देख भाई, बहुत मजबूरी में मैं ये ढाबा बेच रहा हूँ। ऐसे मुझे ढाबा बेचने का मन नहीं है, लेकिन मैं तुझे सस्ते में दे रहा हूँ, क्या बोलता है? ना भाया, आप इस ढाबे का बहुत ज्यादा ले रहे हो। इतने में तो बड़े से बड़ा दुकान आ जाएगा। थोड़ा सा रेट कम करो। ठीक है भाई, तेरे लिए थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब तो खुश, अब तो नाराज तो नहीं है ना? शंभू को यह पता नहीं था कि ढाबा बिक चुका है। वह ढाबे पर पहुंचा तब करोड़ीमल ने उसे कहा, अरे चाचा जी, आपके लड़के ने ये ढाबा मन ने बेच दिया है। अब आपका यहाँ कुछ भी नहीं। अब ढाबा मैं चलाऊंगा। जैसे ही उसे पता चला कि ढाबा बिक चुका है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके दिमाग में यह चल रहा था कि ऐसा ना कि राजेश वह घर भी बेच दे। पता नहीं घर भी है या उसने उसे भी बेच दिया।
ना जी अंकल, इसके लिए राजेश जी ने मुझसे मुंह मांगी कीमत ली है। अब तो ये घर मेरा हुआ। अरे बेटा, तू तो पढ़ा लिखा है, कैसे उसके चक्कर में फंस गया। अब देख, उसने मेरा ढाबा भी बेच दिया और घर भी बेच दिया। अब तो मैं सड़क पर आ चुका हूँ। ढाबे के साथ साथ राजेश ने उस घर को भी बेच दिया था। बेचारा शंभू अकेले एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अचानक उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी है। ये जी, मैंने कदम कदम पर आपको समझाया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख रहे हैं ना अपनी हालत, क्या हो रहा है आपके साथ में। सरला, जिस समय मेरे पास हिम्मत थी, ताकत थी, उस समय मैंने किसी को कुछ नहीं समझा। इसलिए जिंदगी ने मुझे यह सबक सिखाया है। मुझे अपने साथ ले चलो। शंभू को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब उसके पास ना हिम्मत बची थी, ना ही धन बचा था।